तो कर्नाटक में कांग्रेस की बड़ी जीत के बाद हाईकमान की तरफ से गुजरात में नेतृत्व परिवर्तन की जाने की अटकलें लग रही है। चर्चा है कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे राजनीतिक तौर पर सर्वाधिक चुनौतीपूर्ण राज्य गुजरात में नए अध्यक्ष की नियुक्ति कर सकते हैं। किसके नामों की हो रही है चर्चा, देखते हैं स्पेशल रिपोर्ट अंदर की बात में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की वजह से कांग्रेस के सर्वाधिक चुनौतीपूर्ण राज्य गुजरात है। चर्चा है कि कांग्रेस पार्टी जल्द ही गुजरात में प्रदेश अध्यक्ष को लेकर अपना रुख साफ कर सकती है, ताकि 2024 की तैयारियों को गति दी जा सके। पार्टी ने मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष जगदीश ठाकुर को हटाने और बनाए रखने को लेकर साफ तौर पर कुछ भी नहीं कहा है। गुजरात प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष के लिए 3 नेताओं के नाम चर्चा में है। एक है परेश धनानी, दूसरा नाम दीपक बाबरिया और तीसरा नाम लालजी देसाई की चर्चा है। इनमें हाल ही में कर्नाटक में विधायक दल के नेता के चुनाव के लिए पर्यवेक्षक बनाकर भेजे गए दीपक बाबरिया, गुजरात कांग्रेस के ओबीसी समाज के नेता लालजी देसाई का नाम शामिल है। अगर पाटीदार नेता के तौर पर देखा जाए तो रेस में परेश धनानी आगे है। नए चेहरों में शामिल दीपक बाबरिया को गांधी परिवार के काफी नजदीक माना जाता है। इतना ही नहीं, मध्य प्रदेश में जब कमलनाथ की सरकार बनी तो वहां के प्रभारी दीपक बाबरिया थे, तो वही लालजी देसाई कांग्रेस सेवा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं। इतना ही नहीं, भारत जोड़ो यात्रा के वक्त लालजी देसाई प्रमुख भूमिका में रहे थे। अब देखना यह है कि पार्टी अगर नए अध्यक्ष की नियुक्ति करती है तो किस नेता को यह बड़ी जिम्मेदारी मिलती है। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में हार के बाद भाजपा आला कमान ने राज्य नेतृत्व को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और तेलंगाना में कोई पुराने नेता पार्टी न छोड़े, जहां आने वाले समय में चुनाव है। क्या राज्य की नेतागिरी पुराने दिग्गज नेताओं को संभाल सकेगी या फिर बीजेपी को हो सकता है नुकसान? देखते हैं रिपोर्ट अंदर की बात में। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में हार के बाद भाजपा आला कमान ने राज्य के नेतृत्व को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और तेलंगाना में कोई पुराना नेता पार्टी न छोड़े, जहां आने वाले समय में चुनाव है। कर्नाटक में भाजपा को लगता है कि लक्ष्मण सावदी और जगदीश शेट्टार सहित दिग्गजों के पार्टी छोड़ने से उनको झटका लगा है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी इसका चलन शुरू हो गया है। 2 हफ्ते पहले बीजेपी के दिग्गज नेता कैलाश जोशी के बेटे और पूर्व मंत्री दीपक जोशी कांग्रेस में शामिल हुए हैं। कहा जाता है कि जोशी सिंधिया के नेतृत्व वाले कांग्रेस नेताओं को दी गई प्रमुखता से नाराज थे। छत्तीसगढ़ में पार्टी के दिग्गज नेता और आदिवासी चेहरे नंद कुमार साई ने भी मई की शुरुआत में भाजपा छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो गए थे। इस दल बदल के कारण ये 2 राज्यों में बीजेपी को डैमेज कंट्रोल करने हेतु चेतावनी दी गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने बड़ी मुश्किल से खदर को अध्यक्ष बनने के लिए राजी किया है। कांग्रेस नेता यूटी खादर कर्नाटक विधानसभा के बने स्पीकर। एक और स्पीकर की कुर्सी को अशुभ माना जाता है। क्या सिद्धारमैया ने बड़ी मुश्किल से खदर को अध्यक्ष बनने के लिए राजी किया है? देखते हैं रिपोर्ट अंदर की बात में। कर्नाटक विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में कांग्रेस के यूटी खादर का चयन हो गया, लेकिन उससे पहले काफी ड्रामा हुआ। कर्नाटक में विधानसभा अध्यक्ष की कुर्सी को अशुभ माना जाता है और विधानसभा अध्यक्ष का राजनीतिक करियर समाप्त माना जाता है। बीजेपी, कांग्रेस या जेडीएस का कोई भी नेता जो इससे पहले स्पीकर बना है, वह बाद के चुनाव हार गया है। इस वजह से कोई नेता विधानसभा अध्यक्ष के पद पर बैठने को तैयार नहीं था। आखिर में सिद्धारमैया को अपने खास माने जाने वाले खादर को तैयार करना पड़ा। खादर अल्पसंख्यक समुदाय के पहले नेता है जो कर्नाटक विधानसभा के अध्यक्ष बने हैं। खादर कांग्रेस के पूर्व मंत्री यूटी खरीद के बेटे हैं। 5वीं बार विधानसभा के लिए चुने गए खादर मैंगलोर विधानसभा क्षेत्र से जीते हैं। खादर पिछली विधानसभा में विपक्ष के उपनेता थे। विश्लेषकों के मुताबिक खादर का चयन कांग्रेस की एक सोची समझी चाल है। कांग्रेस ने मुस्लिम समुदाय को महत्वपूर्ण दर्जा देने का आभास देकर उन्हें खुश किया है, लेकिन वास्तव में उन्होंने कुछ भी नहीं दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। राष्ट्र सरकार का जल्द ही कैबिनेट विस्तार हो सकता है, तो माना जाता है कि यह विस्तार अगले महीने हो सकता है। शिवसेना शिंदे गुट के नेता भरत गोगावले ने यह जानकारी दी। बता दें कि पिछली बार 9 जून को शिंदे कैबिनेट का विस्तार हुआ था। अब कब होगा कैबिनेट का विस्तार? देखते हैं रिपोर्ट अंदर की बात में। एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले महाराष्ट्र मंत्रिमंडल का विस्तार
2 जून के आसपास होगा। शिवसेना नेता भरत गोगावले ने मंगलवार को यह जानकारी दी। उन्होंने खुद को मंत्रिमंडल में जगह मिलने का भरोसा भी जताया। महाराष्ट्र सरकार आखिरकार कैबिनेट विस्तार के लिए कमरकस्ती दिख रही है। विस्तार की संभावना पर टिप्पणी करने के लिए पूछे जाने पर मुख्यमंत्री ने सोमवार को कहा कि यह कवायद बहुत जल्द की जाएगी। हालांकि उनके कार्यालय के सूत्रों ने कहा है कि कवायद अगले सप्ताह मुख्यमंत्री के दिल्ली दौरे के बाद वीकेंड में हो सकती है। गोगावले ने इस घटनाक्रम पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि उन्होंने भी सुना है कि विस्तार लगभग 10 दिनों में हो सकता है। इस बीच सूत्रों ने यह भी कहा कि उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने पिछले सप्ताह में आधी रात को दिल्ली का त्वरित दौरा किया। इसे भी सरकार के विस्तार से पहले की कवायद के तौर पर देखा जा रहा है। 30 मई को मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के अलावा किसी मंत्री ने शपथ नहीं ली थी। अभी हाल ही में शीर्ष अदालत से शिंदे गुट को राहत मिली है। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। ब्रेक के बाद स्वागत है। बात करते हैं अगले रिपोर्ट की। तो केंद्र द्वारा अधिकारियों के ट्रांसफर और पोस्टिंग के लिए लाया गया अध्यादेश है। इन दिनों दिल्ली की राजनीति का एक केंद्र का विषय बना हुआ है। मंगलवार को पंजाब और दिल्ली कांग्रेस के नेताओं की इस विषय पर बैठक हुई थी। हालांकि कांग्रेस असमंजस की स्थिति में है कि क्या अध्यादेश मुद्दे केजरीवाल के साथ देगी कांग्रेस। देखते हैं रिपोर्ट अंदर की बात में। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जहां दिल्ली में सरकारी अधिकारियों के तबादले और पोस्टिंग पर केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ सभी विपक्षी दलों को एकजुट करने के लिए एक अभियान शुरू किया है, वहीं कांग्रेस इस मुद्दे पर असमंजस की स्थिति में है। सैद्धांतिक तौर पर कांग्रेस अध्यादेश के खिलाफ है, लेकिन कांग्रेस के कुछ नेता केजरीवाल को समर्थन देने का विरोध कर रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक मल्लिकार्जुन खड़गे अध्यादेश के खिलाफ वोटिंग के पक्ष में हैं, ताकि कांग्रेस का झुकाव केजरीवाल की तरह हो जाए। आम आदमी पार्टी ने राज्यसभा में केंद्र के अध्यादेश को हराने के लिए देशव्यापी अभियान शुरू किया है। इस क्रम में अरविंद केजरीवाल ने ममता बनर्जी से मुलाकात की। ममता ने अध्यादेश का विरोध करने के लिए दिल्ली सरकार को अपना खुला समर्थन दिया है। ममता ने कहा था कि हमें डर है कि केंद्र सरकार भी संविधान में बदलाव कर सकती है, इसलिए कांग्रेस को आपका समर्थन करना चाहिए। केंद्र सरकार को राष्ट्रीय राजधानी सिविल सेवा प्राधिकरण द्वारा बनाए गए अध्यादेश को वैध बनाने के लिए 6 महीने के भीतर संसद में मंजूरी की मुहर लगवाने की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, GS। पश्चिम बंगाल में अवैध पटाखों के कारखाने ममता बनर्जी सरकार के लिए सिरदर्द बन गए हैं। पिछले एक हफ्ते में क्या हुई थी धमाके की वारदात, क्या विपक्ष नेता ने शुभेंदु अधिकारी ने कसा तंज। देखते हैं रिपोर्ट अंदर की बात में। पश्चिम बंगाल में अवैध पटाखों के कारखाने ममता बनर्जी सरकार के लिए सिरदर्द बन गए हैं। पिछले एक हफ्ते में इन फैक्ट्रियों में हुए 3 धमाकों ने पुलिस की भी नींद उड़ा दी है। इस घटनाओं के मद्देनजर पश्चिम बंगाल विधानसभा विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने तंज कसते हुए कहा कि पश्चिम बंगाल की हालत यूक्रेन से भी खराब है। बंगाल में यूक्रेन से ज्यादा धमाके हैं। बंगाल के पूर्वी मेदिनीपुर के आगरा इलाके में 12 मई को एक अवैध पटाखा फैक्ट्री में हुए विस्फोट में 12 लोगों की मौत हुई थी। उसके बाद रविवार को राज्य के दक्षिण 24 परगना जिले के बजबुज इलाके में एक अवैध पटाखा फैक्ट्री में हुए विस्फोट में एक नाबालिग और 2 महिलाओं की मौत हो गई थी। अब बीरभूम जिले में धमाका हुआ है। यह फैक्ट्री तृणमूल कांग्रेस के एक नेता की थी। ममता सरकार ने इस घटना की जांच अपराध जांच विभाग से कराने के आदेश दिए हैं। इसके अलावा राज्य कैबिनेट के ग्रीन पटाखा उद्योग के लिए एक क्लस्टर बनाने का भी फैसला किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। कुश्ती विवाद का अब तक कोई उकेल नहीं आया है और इस बीच बड़ी खबर यह है कि भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह महासंघ में अपनी पकड़ बनाए रखने की योजना तैयार कर रहे हैं। क्या है उनकी योजना, देखते हैं रिपोर्ट अंदर की बात में। दिल्ली में विनेश फोगट, साक्षी मलिक और बजरंग पूनिया सहित पहलवानों के धरने के बीच भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने भारतीय कुश्ती महासंघ पर अपनी पकड़ बनाए रखने की योजना तैयार की है। बृजभूषण शरण सिंह का कार्यकाल खत्म हो चुका है और जब 45 दिनों में महासंघ के चुनाव होने हैं तो बृजभूषण शरण अपने छोटे बेटे करणभूषण सिंह को महासंघ का अध्यक्ष बनाना चाहते हैं।
उत्तराखंड कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष सतपाल सिंह देसवाल और पूर्व ओलंपिक जयप्रकाश गुर्जर को भी करण के खिलाफ विरोध के मामले में प्लान बी के तौर पर तैयार किया जा रहा है। ये दोनों बृजभूषण के काफी करीबी माने जाते हैं। देशवाल महासंघ के कोषाध्यक्ष रह चुके हैं। पहलवानों के विरोध के बाद खेल मंत्रालय ने 24 अप्रैल को भारतीय ओलंपिक संघ से एडहॉक समिति बनाने और 45 दिनों के भीतर चुनाव कराने को कहा था। 4 मई को एक एडहॉक समिति का गठन किया गया है और जल्द ही समिति चुनाव प्रक्रिया शुरू कर सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने 100 यूनिट बिजली मुफ्त देने के साथ 200 यूनिट का फायदा शुल्क देने का भी वादा किया है। इसके बाद बिजली का बिल काफी कम हो जाएगा। कमलनाथ की 100 यूनिट बिजली फ्री देने की घोषणा के बाद कितना आ सकता है बिजली बिल, देखते हैं रिपोर्ट अंदर की बात में। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने बिजली को लेकर बड़ी घोषणा कर दी है। पीसीसी चीफ ने मध्य प्रदेश के लोगों से वादा किया है कि 100 यूनिट बिजली निःशुल्क दी जाएगी। इसके अलावा 200 यूनिट बिजली के लिए अधिक कीमत ली जाएगी। यह घोषणा यदि अमल में आती है तो लोगों को भारी भरकम बिजली के बिल से काफी राहत मिलने वाली है। पूर्व मुख्यमंत्री की घोषणा और मध्य प्रदेश के बिजली विभाग के टैरिफ के मुताबिक पहले 100 यूनिट मुफ्त मिलने पर ₹580 का लाभ पहुंचेगा। इसके बाद यदि 200 यूनिट और जोड़ दिया जाए तो मतलब 300 यूनिट का यदि बिल आएगा तो यह बिल ₹580 और ₹680 को जोड़कर इसका आधा चार्ज किया जाएगा। 1260 रुपए के आधे मतलब ₹630 प्रति माह देने होंगे। यदि 300 यूनिट से कम बिजली खर्च होती है तो फिर उसकी और कम कीमत अदा करनी पड़ेगी। इस प्रकार बिजली का बिल वर्तमान समय में आ रहे बिल से आधे से भी कम हो जाएगा। मध्य प्रदेश परिवार की बात की जाए तो घर में फ्रिज, टीवी, पंखा, ट्यूबलाइट, बल्ब आदि का उपयोग होता है। ब्यूरो रिपोर्ट,